हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। एसटीडी में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि हमारा एफएम का पहला चैप्टर चल रहा है इंट्रोडक्शन, जिसमें भी पहले चैप्टर के अंदर आपका लगभग पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बस एक लास्ट टॉपिक रह रहा है कैपिलरी। उसके बाद आपके थ्योरेटिकल पूरा हो गया। दो टॉपिक रह सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी और ये वेपर प्रेशर। वो दो लाइन की डेफिनेशन है, फिर बता दी थी मैंने आपको, बुक से पढ़ लोगे आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मेन चीज़ थी विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और वो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड थे, वो पढ़ लिए थे। और आज का एक टॉपिक है कैपिलरी। ठीक है, तो कैपिलरी क्या होता है कि जो थ्योरी है, जब बहुत ही कम डाया की, मतलब कोई भी कांच की बड़ी ट्यूब है, उसके अंदर आप एक ट्यूब डालोगे कांच की नली की, जिसके डाया कम हो। और डाया कितना कम हो, ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। ये नली मान लीजिए कोई जार है, ये भी पानी का टब भरा हुआ है, पानी इसके अंदर मैं एक पतली कांच की नली को लिटाता हूँ, तो अब उसमें इसके ऊपर जल के चढ़ जाना। अब इस नली के अंदर ऊपर या तो जल चढ़ेगा या नीचे गिरेगा। जल का ऊपर चढ़ जाना या नीचे गिर जाना ही हमारा कैपिलरी कहलाता है। पिछले वीडियो में ये बात मैंने आपको बता दी थी। आज इसके डेरिवेशन की बात हुई थी कि एग्जाम में आपको इससे डेरिवेशन पूछा जाता है। तो देखिए, डेरिवेशन से पहले आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी। सिंपल सी भाषा में आपने क्या लिखा था कि जब बहुत कम डाया की, ये जो ट्यूब है कांच की नली, जो बहुत कम डाया की ट्यूब को अधिक मात्रा वाले फ्लूइड में, अधिक मात्रा का फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड में डुबाया जाता है, तो लिक्विड का ट्यूब में, तो ये लिक्विड है, ये ट्यूब में ऊपर चढ़ जाए या नीचे गिर जाए, ऊपर चढ़ जाना या नीचे गिर जाना ही क्या कहलाता है, कैपिलरी कहलाता है। क्या कहलाता है, कैपिलरी कहलाता है। अब कैपिलरी मटेरियल के बिहेवियर के कारण होता है। अब ये होता क्यों है, कैपिलरी ऊपर चढ़ जाना नीचे चढ़ाना क्यों होता है? ये होता है मटेरियल जो लिक्विड है उसका बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर की वजह से। किसकी वजह से? बिहेवियर की वजह से। अब इसको हम फ्लूइड मैकेनिक्स की भाषा में बोलें, सर क्या होता है? ये तो आपने आम भाषा में बता दिया कि भाई अपन किसी भी कांच की नली को या किसी भी ट्यूब को अपन भरे हुए पात्र में डुबेंगे तो उसमें जल का ऊपर चढ़ना है नीचे गिरना कैपिलरी कहलाएगा। वो बात यहाँ तक सही है, लेकिन यही बात आप फ्लूइड मैकेनिक्स कहेंगे सरफेस टेंशन, कोहेसिव फोर्स, एडिसिव फोर्स। इन तीनों फोर्स के कारण किसी कांच की नली में द्रव का ऊपर चढ़ना है नीचे गिरना बाहरी तल की अपेक्षा, किसकी? बाहरी तल की अपेक्षा कैपिलरी कहलाता है। बाहरी तल की अपेक्षा क्या मतलब? तल बाहर का ये रहा, इसकी अपेक्षा कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, या इसकी अपेक्षा यहाँ पहुंच जाता, गिर जाता। या तो बाहर के तल की अपेक्षा ऊपर चढ़ जाए या बाहर की तल की अपेक्षा नीचे गिर जाए, उसको ही हम बोलते हैं कैपिलरी। अब दो ही कंडीशन होंगी, या तो जल का ऊपर चढ़ना होगा, या तो जल ऊपर चढ़ेगा या नीचे फॉल करेगा, या तो राइज करेगा या फॉल करेगा। तो इसलिए मैंने पहला केस लिया है, ये थ्योरी आप बता लेना। पहला केस लिया है एक्सप्रेशन फॉर द कैपिलरी राइज। जब राइज कर जाए कैपिलरी, क्या कर जाए? राइज कर जाए, कैपिलरी एक्शन अपना क्या राइज कर जाए, तो उस कंडीशन में क्या डेरिवेशन होगा? सबसे पहले देखो, आपने क्या करा, एक जार लिया, एक जार लिया, फिर उसमें कांच की नली डुबो दी। अब डुबो दी, अब इस पे जब ट्यूब में ऊपर चढ़ा राइज किया, तो जो सरफेस टेंशन काम कर रही है, क्या कर रही है? सरफेस टेंशन सिग्मा काम कर रही है। क्या कर रही है? सिग्मा सरफेस टेंशन काम कर रही है। सिग्मा सरफेस टेंशन को सिग्मा से डिनोट कर लिया मैंने, सिग्मा काम करे सरफेस टेंशन। अब जो ये वर्टिकल ट्यूब है, इसके साथ जो पानी का ये जो मूवमेंट है, ये इस तरह जो पानी के आसपास के अणु हैं, जो एडिसिव फोर्स के अणु से चिपक रहे हैं, दीवार से इधर भी चिपक रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? एक प्रकार से इस तरह की थ्रस्ट बना रहे हैं। अब इसको जैसे मैंने आगे बढ़ाया, इस चीज को मैंने आगे बढ़ाया, तो देखिए इसके बीच में एक थीटा एंगल बन रहा है। कितना बन रहा है? थीटा है, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है करेगा। थीटा बन रहा है, इधर भी वो जो चीज इधर है वो चीज इधर है, थीटा। अब सरफेस टेंशन सिग्मा के कारण ये काम हो रहा है सारा। अब सरफेस टेंशन जब थीटा की तरफ जाएगी तो सिग्मा कोस थीटा हो जाएगा। थीटा की तरफ आपको पता है, थीटा के करीब जाते हैं तो कोस थीटा होता है, सिग्मा थीटा से दूर हटते हैं तो साइन थीटा होता है। तो इधर मैंने हॉरिजॉन्टल की बात करी तो सिग्मा साइन थीटा हो गया, क्योंकि ये थीटा से अलग हट रहे हैं, तो सिग्मा साइन थीटा हो गया, ये सिग्मा कोस थीटा हो गया। अब मैं बात क्या करूंगा? वर्टिकल कंपोनेंट की सरफेस टेंशन क्या है। सरफेस टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएंगे? कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन, किस कारण? ऑफ द सरफेस टेंसाइल फोर्स। सरफेस वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएंगे हमारे सरफेस टेंसाइल फोर्स के कारण? तो आप देख रहे हो वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ रहा है? सिग्मा कोस थीटा। सर क्या आ रहा है? सिग्मा कोस थीटा। अब इनटू ये पूरी परिधि पे काम करेंगे, इसकी पूरी परिधि पे, होल सर्किल पे काम करेंगे पूरे पे। और वर्ग की परिधि कितनी होती है? ट्यूब गोल है तो कितनी होती है? 2 पाई आर। कितनी होती है? 2 पाई आर। कितनी होती है? 2 पाई आर। तो ये हमारा क्या हो गया? सिग्मा कोस थीटा इंटू
2 पाई आर हो गया। समझ गए बात? ये मेरी बन गई फर्स्ट रिएक्शन, टेंसाइल फोर्स जो बन गया, वर्टिकल कंपोनेंट मेरे जो बन गए ये। अब दूसरा दूसरा इसकी ट्यूब की सेल्फ वेट के कारण भी कुछ ना कुछ फोर्स आएगा, सेल्फ वेट के कारण भी कुछ ना कुछ फोर्स आएगा, सेल्फ वेट के कारण भी आएगा कि नहीं आएगा? तो दूसरी बात आ गई सेल्फ वेट, ड्यू टू सेल्फ वेट, ड्यू टू सेल्फ वेट, सेल्फ वेट के कारण, सेल्फ वेट के कारण फोर्स कितना हो गया? तो कितना होता है सेल्फ वेट के कारण फोर्स? F बराबर mg। क्या होता है? क्या होता है? mg। F बराबर mg होता है कि नहीं होता है? F बराबर mg। अब m बराबर क्या होता है? द्रव्यमान होता है सर, और g गुरुत्वीय त्वरण होता है, वही मान आपने m बराबर। तो सर हम m को जानते हैं, डेंसिटी से रोल करते हैं, m बराबर 1m/v होता है। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। और सर यहाँ से मास बराबर हमारा हो जाएगा रो इंटू वी, डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी सर, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक उतार के mv। अब v क्या होता है सर? v होता है वॉल्यूम। v क्या होता है? वॉल्यूम। और वॉल्यूम को क्या मैं उससे एरिया इंटू लेंथ से कर सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये तो वॉल्यूम होता है। और एरिया क्या होता है सर? लंबाई इंटू चौड़ाई, सिर्फ यही चीज सीखी है। वॉल्यूम में लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू हाइट, बस एरिया में क्या होता है? इसमें हाइट भी ली जाती है, ली भी जाती है। तो मतलब वॉल्यूम क्या है? तीनों चीजें। और ये एल बी इंटू क्या हो जाता है? ये एरिया होता है। तो मैंने क्या करा? एम बराबर रो वी को क्या कर दिया? एरिया इंटू एच कर दिया, ए इंटू एच कर दिया। किसी को कोई दिक्कत आई? वॉल्यूम को एरिया इंटू एच कर दिया। कैसे कर दिया सर? कि वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और एरिया क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई किसी भी चीज का, या कोई चीज का एरिया। तो उसमें हाइट और जुड़ जाती है, वॉल्यूम हो जाता है। 10वीं क्लास आराम से पढ़े हो। तो मैंने इसको एलबी को क्या ट्रीट कर दिया? एरिया समझाने के लिए आपको एरिया, और ये एच पढ़ा है। तो ए कहीं पढ़ा है, एच को हाइट को ले लिया, ये एच। समझ गए बात? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां तक होने के बाद एरिया इंटू एच। अब ये ट्यूब कैसी है मेरी? सर्कुलर है सर। तो एरिया इसका कितना हो जाता है? एरिया मैं वहां रेट कर देता हूं, इसका रजिस्टर का आंसर। चलिए, ये उतार लिया होगा आपने आराम से, ये तो वीडियो पीस करके रोक लेना। यहां तक नहीं दिख रहा हो तो मैं यहां से इसको एक बार वापस इधर ले लेता हूं, ठीक है ना, समझाने के लिए। F बराबर आपने mg कर लिया, ये तो समझ में आ गई बात। mg। m बराबर क्या होता है? डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम सर। ठीक है, तो मास बराबर क्या हो गया? डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। तो डेंसिटी वैसी बड़ी है, और एरिया इंटू क्या पड़ा है? एच पड़ा है। और एरिया कितना है इसका? सर्कुलर का एरिया कितना होता है सर? पाई आर स्क्वायर होता है इंटू एच। तो एम बराबर यहाँ पे ये पुट कर दूं, कोई दिक्कत किसी को? एम बराबर ये पुट कर दूं, किसी को दिक्कत थोड़ी है। एफ बराबर एम इंटू जी, ये पुट कर दूं तो क्या दिक्कत है? तो एफ बराबर, ये साइड की चीज है, ठीक है ना, साइड वाले। एफ बराबर एम, एम की जगह क्या पुट करना है मुझे? रो पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी। ये मेरी समीकरण आ गई 2। रिएक्शन फर्स्ट ये रही, रिएक्शन 2 ये रही। समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर, 2 को बराबर करने पर, ठीक है। तो ये मेरी कितनी है? सिग्मा, सिग्मा कोस थीटा इंटू 2 पाई आर बराबर यहाँ पे कितना है? डेंसिटी पाई आर स्क्वायर एच जी, पाई स्क्वायर जी। तो एक पाई से एक पाई चला गया, एक आर से ये आर चला गया। मुझे क्या निकालना होता है? कैपिलरी हाइट एच ही तो निकालना होता है सवाल में, एच ही तो निकालना होता है। तो बाकी टर्म को मैं उधर भेज दूं, तो मेरा एच यहाँ पे पड़ा है, बाकी यहाँ पे मेरा क्या पड़ा है? 2 सिग्मा कोस थीटा अपॉन में डेंसिटी भी चली गई और जी भी चला गया। तो एच बराबर, इसको मैं सीधा यूं लिख सकता हूँ अब, 2 सिग्मा कोस थीटा रो जी। ये मेरा mm में
बस इतना सा ही डेरिवेशन आपको याद करना पड़ता है। अब आपको कहोगे सर हमने तो 4 सिग्मा कोस थीटा, यहाँ पे एक आर और था ना, रो जी आर, ये स्क्वायर था इसलिए आर, रो जी आर, ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। अब ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, कई बार ये सीधा पूछ लिया जाता है, मोस्ट ऑब्जेक्टिव के लिए सीधा h बराबर 2 सिग्मा कोस थीटा रो जी आर, लेकिन कहीं कहीं आपको मिलेगा 4 सिग्मा कोस थीटा रो जी डी। क्यों? क्योंकि रेडियस जो होती है क्या होती है, डायक हाफ होती है, तो r बराबर जब आप d/2 रखोगे, d/2 रखोगे तो 2 ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 सिग्मा कोस थीटा रो जी डी। चलिए कोई बात नहीं, अब जितना समझ में आया ठीक है, नहीं आया एक बार दोबारा समझ लो, ठीक है। देखिए क्या था, वो एक्सप्रेशन फॉर कैपिटलाइज के लिए पढ़ रहे थे, वो हमने ट्यूब ले ली थी, वो तो वही थी। सबसे पहले हमने वर्टिकल कंपोनेंट की बात करी, वो सरफेस टेंसाइल फोर्स से फोर्स लग रहा है, सरफेस टेंशन के कारण वर्टिकल कंपोनेंट पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो F बराबर वर्टिकल सिग्मा कोस थीटा, जो सिग्मा कोस थीटा फोर्स लग रहा है वो पूरी परिधि पे लग रहा होगा, इंटू 2πr, सिग्मा कोस थीटा इंटू 2πr परिधि होगी, ठीक है। अब ड्यू टू सेल्फ वेट के कारण भी तो कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, तो F बराबर mg, F बराबर mg। अब m क्या है, मास। अब मास हमने क्या डेंसिटी पढ़ा हुआ है इसी चैप्टर में, रो मास अपन वॉल्यूम, रो बराबर मास अपन वॉल्यूम। अब मास को मैंने वॉल्यूम को उधर भेज दिया तो क्या हो गया, रो इंटू वी हो गया। अब वी क्या होता है, वॉल्यूम या आयतन, आयतन होता है, तो वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, या एरिया इंटू हाइट या लेंथ, कुछ भी हो। तो एरिया इंटू एच कर दिया मैंने, यहाँ पे लेंथ को हाइट को मैं ऐसे नोट कर रहा हूँ, तो रो ए टू एच कर दिया। और सर्कुलर का हमेशा एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो एरिया को मैंने क्या कर दिया, पाई आर स्क्वायर नोट कर दिया, एच हो गया तो रो पाई आर स्क्वायर एच जी। अब क्या करा मैंने, फर्स्ट रिएक्शन को, दोनों रिएक्शन को बराबर कर दिया, पहली रिएक्शन को और दूसरी रिएक्शन को बराबर कर दिया, पाई से पाई काट दिया, आर से आर स्क्वायर काट दिया, एच मुझे चाहिए था बाकी सब मैंने उधर भेज दिया, 2 सिग्मा कोस थीटा पढ़ाई है रो जी, एच बराबर 2 सिग्मा कोस थीटा रो जी आर। इसका आंसर एच हमेशा mm में या सेंटीमीटर में जो भी आपके निकलेगा वही। यहाँ तक क्लियर है बात को, यहाँ तक उतार लिया होगा आपने। अब इसको तो डायग्राम पढ़े रहने दो, अब चलते हैं बात अपन इसकी किसकी, एच बराबर आप गए सर, एच बराबर 2 सिग्मा कोस है, तो आर बराबर क्या होता है, d/2 होता है, तो मैंने पुट कर देता हूँ एच बराबर 2 सिग्मा कोस थीटा रो जी d/2 कर दिया। तो अगली बार ये चला गया ऊपर, तो 2 सिग्मा, सॉरी 2 ऊपर चला गया तो कितना हो गया 4 सिग्मा कोस थीटा रो जी डी, रो जी डी। और रो जी क्या होता है, आपने देखा था ओमेगा स्पेसिफिक वेट, ये भी आपको मिलता है कई बार, स्पेसिफिक वेट पढ़ा था आपने। एच बराबर 4 सिग्मा कोस थीटा आपको सीधा मिल जाएगा ओमेगा डी, डब्ल्यू डी, ये भी मिल जाएगा आपको सीधा। अब सर कई बार क्वेश्चन के अंदर थीटा नहीं दिया होता, कई बार क्वेश्चन के अंदर आपसे न्यूमेरिकल क्या आएगा, देखो कुछ भी नहीं आएगा कि एक टेम्परेचर, या तो आपको टेम्परेचर ये थीटा दे देगा, थीटा दे देगा कि इतने एंगल पर है, इतना सरफेस टेंशन का मान है, ट्यूब का डाया है। देखिए क्वेश्चन सुनना मेरी बात पे, ट्यूब का डाया दे रखा है आपको, ठीक है, ट्यूब का डाया दे देगा, डेंसिटी दे देगा आपको, सरफेस टेंशन का मान दे देगा, थीटा नहीं देगा, कई बार थीटा दे भी देगा, तो आपसे कैपिलरी हाइट पूछेगा, थीटा दे देगा तो ठीक है, नहीं तो आपसे वो थीटा ना देके कोई ऐसा कोडवर्ड देगा आपको जिससे आप थीटा एज्यूम कर लोगे। जब आपसे अधिकतम ऊंचाई के लिए पूछा जाए, नोट डाल के लिखना, ठीक है, जब आपसे अधिकतम ऊंचाई के लिए पूछा जाए, जब आपसे अधिकतम ऊंचाई के लिए पूछा जाए, अधिकतम ऊंचाई के लिए पूछा जाए, ऊंचाई के लिए पूछा जाए, तो थीटा बराबर आपको 0 डिग्री लेना है, थीटा बराबर 0 डिग्री लेना है। और पानी और ग्लास ट्यूब के लिए पूछा जाए, पानी और ग्लास ट्यूब के लिए, तो थीटा आपको 29 डिग्री लेना है। ये चीज आप उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। थीटा नहीं दे रखा हो जब आपको न्यूमेरिकल के अंदर, सिग्मा सरफेस टेंशन है, थीटा आपको बता ही दिया मैंने, अधिकतम ऊंचाई के लिए 0 डिग्री, कोस थीटा 0 डिग्री का मान 1 होता है, रो जी क्या है, डेंसिटी है, जी आपको पता ही है, डी डाया ऑफ ट्यूब है। सीधा न्यूमेरिकल पूछेगा, इस पे जितने भी न्यूमेरिकल हैं एनके में निकाल लेना आप, ठीक है। अब ये तो होगी बात इसकी राइज वाली, ये क्या हो गया आपका राइज लेवल का, राइज करेगा जब आप इसमें क्या करोगे 29 डिग्री प्लानिंग क्लास टीवी, ठीक है।
अब मैं बात करता हूं इसकी नेक्स्ट टाइप की, दूसरे एक्सप्रेशन की। चलिए, जब आपका ये एक्सप्रेशन क्या कर दे, डाउन कर जाए किस सेकंड, एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी डाउन, डाउन के लिए, ठीक है, राइज डाउन के लिए, राइज कर दे या फॉल कर जाए, फॉल कर जाए, वही सेम प्रोसेस रहेगी, सिग्मा, ठीक है, थीटा, वही सिग्मा कोस थीटा, वही सिग्मा कोस थीटा, थीटा, और ये सिग्मा साइन थीटा, थीटा, साइन थीटा, सिग्मा साइन थीटा, और ये कितना वो कर गया है, जितना ये कर जाए, राइज डाउन कर जाए, ये एच आपको निकालना है, ये एच आप क्या करना है, आपको यही एच निकालना है, ठीक है। तो सर सिग्मा साइन थीटा, सिग्मा कोस थीटा, सिग्मा कोस थीटा सेम चीज, प्रोसेस तो वही आई है, तो वही आई है, तो फॉर्मूले का एक्सप्रेशन भी इसका वही आएगा, 4 सिग्मा कोस थीटा रो जी डी, ठीक है। इसका निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख दोगे, इसके लिए भी सेम एक्सप्रेशन वही आएंगे, बस ये फॉल के लिए, डाउन के लिए। तो सर एग्जाम में आंसर में पता कैसे चलेगा, वही फॉल डाउन का तरीका, थीटे चेंज हो जाएंगे, इसमें थीटा जो मरकरी के लिए ले जाता है, मरकरी के लिए ले जाता है 129 डिग्री, ठीक है ना, 129 डिग्री, 129 डिग्री थीटा लिया जाएगा इसमें, कितना, 129 डिग्री या 128 डिग्री, 128 डिग्री या 129 डिग्री थीटा इसमें लिया जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल बेस पे कोई भी चीज देख लो, एच दे देगा, सिग्मा को पता है, खोज थीटा क्या है, सिग्मा, सिग्मा सरफेस टेंशन है, थीटा आपको पता चली गया, तीनों केस में बता दिया मैंने आपको, सारी चीज वही सेम देगा, क्वेश्चन के अंदर नहीं कहेगा फॉल कर रहा है, डाउन कर रहा है, आपको तो कहेगा बस कैपिलरी हाइट निकालिए, कैपिलरी हाइट निकालने के बाद आपको थीटा दे दिया जाएगा, या तो थीटा दे ही दिया जाएगा, थीटा नहीं दिया जाएगा। अब ध्यान रखना क्वेश्चन में पहचानने के लिए, वो टेम्परेचर और थीटा दोनों देगा, तो कई बार कहते हैं 20 डिग्री सेल्सियस पर, बोलेगा 20 डिग्री सेल्सियस पर इतना इतना काम कर जाता है, तो आप कैपिटल दें। अब आप क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हो स्पीडली, क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हो, आपने सीधा 20 डिग्री देखा, थीटा रखा 20 डिग्री, रो जी डी पढ़ा और सीधा पुट कर दिया, या कई बार आपको 20 डिग्री सेल्सियस पर 30 डिग्री एंगल से झुक जाता है, 30 डिग्री एंगल से ये हो जाता है, तो अब आप पेपर में कंफ्यूजन हो जाता है कि थीटा को दो थीटा दे दिए, आप टेम्परेचर और थीटा में पहचान करना, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए जानबूझ के सवाल में टेम्परेचर डाला जाता है ताकि आप गलती करो, थीटा नहीं दिया जाएगा, सीधा आपको टेम्परेचर रोल कर दिया जाएगा, वहां से आप सीधे थीटा की जगह टेम्परेचर को उठा लोगे और सवाल को गलत कर दोगे, इसलिए विशेषकर ध्यान रखना, ऐसी गलती नहीं करनी है, इससे विशेषकर न्यूमेरिकल और डेरिवेशन दोनों ही आते हैं। डेरिवेशन आपने देख लिया, इसका कुछ भी टफ नहीं था, पहले चैप्टर की कहानी इतनी सी थी, पहले चैप्टर की कहानी आपने देख ली पूरी, आपने इसमें देख ली 4-5 टॉपिक पढ़े थे, ऑब्जेक्टिव पर्पज से भी बता दिया आपको मैंने, और सब्जेक्टिव पर्पज से बता दिया। ऑब्जेक्टिव पर्पज से देखो, पहले ऑब्जेक्टिव पर्पज से देख लो, आपको क्या क्या है देखना है। ऑब्जेक्टिव पर्पज से आपको एक तो डेफिनेशन है, वो आपको सारी याद होनी चाहिए उंगलियों पे, आइडियल, रियल, न्यूटन, नॉन न्यूटन, ठीक है। फिर आपको दूसरी बात, वो डेफिनेशन प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की, सारी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए ऑफ फ्लूइड की, वहीं से आपको ऑब्जेक्टिव उठ जाएगा। फिर आपको सरफेस, उसका विस्कोसिटी का फॉर्मूला सीधा याद होना चाहिए, विस्कोसिटी का फॉर्मूला जो निकला था वो सीधा विस्कोसिटी का फॉर्मूला और यूनिट याद होनी चाहिए, और स्पेशली स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट कई बार पूछ जाती है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट, ये राजस्थान बीटीआर के लिए बता रहा हूँ, जहां पर ऑब्जेक्टिव भी लग गया है साथ में इस चैप्टर से, ठीक है ना, इसलिए। और स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिट, साथ में आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वो डेफिनेशन है, जो विस्कोसिटी डेफिनेशन और यूनिट काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, साथ में आपको सरफेस टेंशन के तीनों फॉर्मूले, तीनों केस में सरफेस टेंशन का फॉर्मूला भी
और सरफेस टेंशन फॉर्मूला, और एक तो पानी की बूंद के लिए, पानी की खोखली बूंद के लिए, और एक और बताया था मैंने आपको शायद उसकी लेंथ के लिए, ठीक है, वाटर जेट के लिए। तीनों के लिए आपको याद होना चाहिए। साथ में एक चीज नोट डाल के नीचे लिख लेना, ऊपर लिख लेना कि पानी की बूंद जो गोलाकार होती है, वो सरफेस टेंशन के कारण ही होती है, वो सरफेस टेंशन के कारण ही होती है। ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा था, सरफेस टेंशन के कारण ही होती है। पानी की बूंद का गोलाकार होना किस कारण होता है? सरफेस टेंशन के कारण ही होता है। ये भी चीज को आप नोट कर लेना, ठीक है। और इसका सरफेस टेंशन हो गया, विस्कोसिटी हो गया, तो इसका कैपिलरी की डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव पर्पज से बहुत मोस्ट है। तीनों से फॉर्मूला प्लस इस पे ट्यूब का जो डाया है, जो ट्यूब ली जाती है, जो इसमें ट्यूब लेते हैं, उसका डाया 1 सेंटीमीटर, डाया जो होता है वो 1 सेंटीमीटर से कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। 1 सेंटीमीटर से कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये पर्पज इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पर्पज। और खाली फोर्स पूछे तो गोलाकार पानी की जो बूंद होता है वो कोइजिव फोर्स के कारण होता है, ठीक है ना, कोइजिव फोर्स के कारण जो बूंद का आकार होता है वो गोल क्यों होता है? कोइजिव फोर्स के कारण। कैसे होता है? जब पानी की बूंद जा रही है तो आपस में एक दूसरे को पास खींचती है, अपने अपने खींचते हैं, तो इससे क्या होता है? इनका आकार गोल हो जाता है। पानी की बूंद का जो गोलाकार होता है वो कोइजिव फोर्स के कारण होता है। फोर्स का पूछे, कोइजिव फोर्स के कारण, ठीक है। कौन से फोर्स के कारण? कोइजिव फोर्स के कारण, कोइजिव फोर्स के कारण होता है। ये चीज का विशेष कर ध्यान रखना। और सब्जेक्टिव में मैंने आपको बताया ही था, इसका 4 टॉपिक बहुत मोस्ट है सब्जेक्टिव पोर्शन के लिए, ये सभी के लिए। सबसे पहले डेफिनेशन आपको अच्छी तरह आनी चाहिए, जो दोनों में कॉमन हो गई है। दूसरा सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, और तीसरा कैपिलरी। ये 3 टॉपिक आपको अच्छी तरह आनी चाहिए विद न्यूमेरिकल आनी चाहिए। किस में आनी चाहिए? विद न्यूमेरिकल आनी चाहिए आपको, विद न्यूमेरिकल, ठीक है। ये चैप्टर आपका एकदम कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल के आप ट्राई करो, पूरी तरह फ्री हो इस चैप्टर से। आप जितना ज़्यादा पढ़ाऊंगा उतना ज़्यादा, क्योंकि 4-5 वीडियो, बहुत लंबी वीडियो हो गई है इसकी, चैप्टर की 4-5 वीडियो हो गए हैं। आराम से करो। अब नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी करेंगे। और वैसे एक विशेष सूचना और है आप लोगों के लिए, जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो एग्जाम है वो अभी नहीं हो रहे हैं, मेन एग्जाम अभी थर्ड ईयर के हो रहे हैं। सिर्फ थर्ड ईयर में जो स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम हो रहे हैं। तो हो सकता है कि अभी अपन एक बार FM को रोक दें, तो थर्ड ईयर के कोई 1-2 सब्जेक्ट को इम्प्रूव आगे लाने का कोशिश करें। तो क्योंकि वो उनका जरूरी है कि अभी तो आपके फर्स्ट ईयर सेकंड एग्जाम तो बहुत लेट चले जाएंगे, और जो थर्ड ईयर के एग्जाम है वो शायद जुलाई लास्ट में या अगस्त फर्स्ट वीक में होने के चांसेज हैं। तो इसलिए जो राजस्थान BTR है उसके स्टूडेंट के विशेष सूचना है ये कि जो आपके फाइनल के एग्जाम है वो पहले हो रहे हैं जुलाई लास्ट वीक या अगस्त में फर्स्ट वीक के अंदर। तो इसलिए फाइनल वाले स्टूडेंट वाले बच्चे तैयारी ज़्यादा करें। सेकेंड ईयर वाले ऐसा नहीं है तैयारी नहीं करें, उनके ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं, उनके भी एग्जाम होंगे। उन्हें बस अभी फाइनल ईयर में और जो फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर में सिर्फ बिठाया जा रहा है, ना कि उन्हें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पास किया जा रहा है। ये ध्यान रखना आप लोगों को ये बैन नहीं है कि जो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर में को सेकेंड ईयर में और सेकेंड और थर्ड ईयर में सिर्फ बिठाया जा रहा है अस्थायी रूप से। फिर बाद में आपके जैसे एग्जाम होंगे तो उसमें आप फेल पाएंगे तो वो आपकी बैकों में इंक्लूड हो जाएंगे कि भाई प्लस हो जाएंगे और पास हो जाओगे तो पास हो ही जाओगे। इसलिए इससे ध्यान वो ही पढ़ते रहें, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।